स्टार्ट करते हैं बेटा विद ए क्वेश्चन। कैलकुलेट द मिनिमम फोर्स between two charges kept 1 meter apart in free space। दो चार्जेस को अगर हम 1 मीटर दूर रखें फ्री स्पेस में तो उनके बीच में मिनिमम फोर्स जो है वो कितनी होगी। फ्री स्पेस में बेटा फोर्स को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? वी राइट F इक्वल्स टू 9 into 10 raised power 9 Q1 Q2 by R square। यहाँ R तो गिवन है 1 मीटर है। फोर्स मिनिमम कब होगी? जब Q1 भी मिनिमम है और Q2 भी मिनिमम है। और मिनिमम पॉसिबल चार्ज क्या है? प्लस E या माइनस E, दैट इज द फंडामेंटल चार्ज, मिनिमम चार्ज। So that means we have 9 into 10 raised power 9 into 1.6 into 10 raised power minus 19 into again 1.6 into 10 raised power minus 19 divided by 1 square। 1.6 into 1.6 हो गया 2.56। So it will be 9 into 2.56 multiplied by 10 raised power minus 38 plus 9 minus 29 Newton। This is the answer. This is the minimum value of force between two charges kept 1 meter apart in free space। ठीक है, तो मिनिमम चार्ज कब होगा? When we have minimum minimum force कब होगी? When we have the minimum value of charge। ठीक है, सपोज करो ये एक रॉड है। इस रॉड का टोटल चार्ज है Q और इस रॉड की लेंथ है L। टोटल चार्ज इज Q एंड लेंथ इज L। और इस रॉड के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दिस ए रॉड ऑफ लेंथ L जिसका Q चार्ज यूनिफॉर्मली इस लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये लेंथ है L। एक एंड से A डिस्टेंस दूर अगर कोई पॉइंट चार्ज Q है तो इस रॉड के बीच में और इस पॉइंट चार्ज के बीच में कितनी फोर्स होगी फ्री स्पेस में? So one side we have a continuous body, the other side we have a point charge। जो कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट हम लिखते हैं ये वाली, that we write this F equals to K Q1 Q2 by R square। ये दो पॉइंट चार्जेस के लिए है। अब यहाँ एक तो पॉइंट चार्ज है बट दूसरा तो कंटिन्यूस चार्ज है, तो हम डायरेक्ट नहीं अप्लाई कर सकते। What we do is in this kind of situation हम इसका कोई छोटा सा एलिमेंट लेते हैं एंड उसे हम पॉइंट चार्ज ले लेते हैं एज DQ। सपोज इस एलिमेंट का डिस्टेंस जो है दूसरे चार्ज से x है। सो फर्स्ट वी नीड टू एक्सप्रेस फोर्स बिटवीन दिस DQ एंड दिस Q। तो दैट फोर्स वुड बी K DQ into Q by x square। and see this x is variable। x is variable क्योंकि हमने यहाँ एलिमेंट चूज किया, कोई यहाँ ले सकता है कोई यहाँ ले सकता है, तो x will change। अब इस dq को कैसे एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ टोटल चार्ज, उसके लिए आपको बताया था बेटा लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज Q by L, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, और इट इज आल्सो DQ by DL या DX, जो भी लिया है आपने DX ले लेते हैं, राइट। तो
अगर तो लैम्डा गिवन होता तो हम लिखते डी क्यू इक्वल्स टू लैम्डा डी एक्स, बट यहाँ हमें रॉड की लेंथ और इसका चार्ज गिवन है, सो यहाँ से आप लिख सकते हो डी क्यू इक्वल्स टू क्यू बाय एल इंटू डी एक्स। डी क्यू किसके बराबर हुआ? क्यू बाय एल इंटू डी एक्स। सो दैट वे इट विल बी के इंटू डी क्यू की जगह क्या लिख दोगे? क्यू बाय एल इंटू डी एक्स इंटू ये वाला क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा। फर्दर यू विल राइट इट, डी एफ लिख लो इसको ना, स्मॉल फोर्स है, यू विल राइट इट एज के क्यू बाय क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाय एल देन 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। चेक कर लो इसको। तो बेटा एफ कितना हो जाएगा? इसी को इंटीग्रेट कर लो, के क्यू इंटू क्यू बाय एल, एक्स तो वेरिएबल है सो यू कैन नॉट टेक इट आउट ऑफ इंटीग्रल। एक्स की जो वैल्यूज हैं, हमारा ये जो एलिमेंट है इस एंड से लेके इस एंड तक कहीं पर भी है, इनफैक्ट हर कहीं है। सो एक्स की मिनिमम वैल्यू होगी ये वाला डिस्टेंस दैट इज ए, और मैक्सिमम वैल्यू होगी ये दैट इज एल प्लस ए। दैट वे your f will be equal to k q by l into 1 by x square की इंटीग्रेशन होती है माइनस 1 by x, और इंटीग्रेशन की लिमिट्स होंगी a to l plus a. So for a second you can bring this negative sign out and write it as 1 by l plus a minus 1 by a. So that means f is equal to minus k into q by l, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए a माइनस l plus a divided by l plus a into a. This a and a will be out, cancelled out. ये माइनस l है, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। आपका एक्सप्रेशन आप चेक करो, ये बनने वाला है। बेटा अगर इसमें एज ए स्पेशल केस ये भी देख सकते हो, इफ Q इज, या ऐसे बोलो, इफ A इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू L, Q इज वेरी फार अवे, ये L कुछ मीटर है और ये कुछ किलोमीटर है सपोज, अगर A बहुत बड़ा है तब आप L प्लस A को लिख सकते हो अप्रोक्सीमेटली A ही। सो इन दैट केस F विल बी इक्वल टू K Q इंटू क्यू बाय A स्क्वायर, और ये वैसे ही आ गया जैसा 2 पॉइंट चार्ज के लिए होता है। इसका मतलब किसी दूर ये ऐसे चार्ज किसी लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये कोई पॉइंट चार्ज है, बट अगर ये पॉइंट चार्ज बहुत दूर होगा तो ये जो लाइन है इट विल बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज। सो दैट इज व्हाई वी हैव द सेम एक्सप्रेशन। देन नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे वेक्टर फॉर्म। वी राइट दिस कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। दो तरीके से लिखेंगे बेटा, देखिए, इन वेक्टर फॉर्म वी राइट दिस फोर्स एज 1 by 4 pi epsilon 0 q1 into q2 by r square into r cap, that is unit vector, which means it is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 then q1 q2 divided by r cube into r vector. ठीक है, क्यों? क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो ये आपके पास क्यूब आ गया और ये वेक्टर आ गया। क्या यूज किया मैंने यहाँ? आर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर। अब अगर ऐसे है मेरे पास एक्स वाई प्लेन में, कभी क्वेश्चन आ जाता है कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में, ये एक चार्ज है Q1 और ये दूसरा चार्ज है Q2 एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, या ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये R है।
तो अगर मैं ऐसे लिखूं, ये r1 हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ q1 और ये हो गया r2, इसे बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ q2। तो हम ये r जो है इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ r1 r2। कैसे? वी कैन राइट दिस r1 प्लस r इक्वल्स टू r2, विच मीन्स r वेक्टर कितना हुआ, r2 minus r1. So we can fix it here and write this f as 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r क्यूब है, तो r क्यूब मतलब r2 minus r1 का मैग्नीट्यूड लेके क्यूब कर लेंगे, क्यूब तो स्केलर ही होता है, एंड देन r2 minus r1 vectors. So this is f vector. This is in terms of position vectors. और अगर आपको कभी कोऑर्डिनेट्स गिवन है, जैसे इसके कोऑर्डिनेट्स हैं सपोज x1 y1 z1 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 z2, तो हम ये लिख सकते हैं दैट r1 इज इक्वल टू i x1 j y1 प्लस k z1। r2 कितना होगा, i x2 प्लस j y2 प्लस k z2। r2 माइनस r1 कितना हो गया, जो यहाँ यूज कर रहे हैं हम, x2 माइनस x1 i y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 के। ठीक है, वो तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, बट इधर क्या लिखेंगे, पहले आप मॉडुलस निकालो, व्हाट इज r2 माइनस r1 मैग्नीट्यूड, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। और जब आप यहाँ क्यूब डालोगे तो मैं यहाँ लिखूंगा बेटा डायरेक्ट, you can write this expression as 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r2 minus r1 whole cube है, so it would be, पहले ही लिख दो पावर 3 by 2, then you write here, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ मैं, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square and power 3 by 2, but don't forget this, r2 minus r1 की जगह क्या लिखोगे, ये पूरा x2 minus x1 i y2 minus y1 j plus z2 minus z1 k। ठीक है, इतना लिख लो। नेक्स्ट बेटा बात करेंगे अबाउट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प से हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं अमंग मल्टीपल चार्जेस, और जब भी हमारे पास मल्टीपल चार्जेस होंगे फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, we'll calculate the force by taking vector sum। किसका वेक्टर सम, देखो सपोज कोई पार्टिकल है जिसका चार्ज है q0 और इसके सराउंडिंग में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, वन इज हैविंग चार्ज q1, दूसरा q2 है, तीसरा q3 है, ऐसे n पार्टिकल्स हैं, एंड फॉर ए सिंपल situation I am taking all the charges to be positive। बेटा अगर हमें इस Q0 के ऊपर टोटल फोर्स पता करनी है, मान लो Q0 के ऊपर जो फोर्स है वो है F0 टोटल फोर्स, सो वो किन की वजह से होगी, बाकी सबके कारण होगी। सो Q0 को Q1 रिपेल करेगा along this line, we will call it as F01। Q2 रिपेल करेगा इसे, we call it as F02। Q3 रिपेल करेगा,
F03 सभी पॉजिटिव लिए हैं तो सब रिपेल करेंगे, दैट इज F0 end. So we take the vector sum of all the forces. सारी की सारी जो फोर्सेस हैं उनका हम वेक्टर सम लेंगे तो रिजल्टेंट निकलेगा। अब वेक्टर सम देखो, Q0 और Q1 के बीच में जो फोर्स है वो इस चीज पे डिपेंड नहीं करती कि बाकी चार्जेस हैं या नहीं है। ऐसे ही Q0 और Q2 के बीच में जो फोर्स होगी वो सिर्फ Q0 और Q2 पे ही डिपेंड कर रही है। इट इज इंडिपेंडेंट वेदर द अदर चार्जेस आर प्रेजेंट और नॉट। दैट मीन्स इंडिविजुअली तो हम दो चार्जेस के बीच में फोर्स फाइंड करेंगे, बट ओवरऑल जब आपको फोर्स कैलकुलेट करनी होगी तो आपने वेक्टर सम लेना है। किसका वेक्टर सम लेना है? इन सब का। अब वेक्टर सम कभी भी एक साथ नहीं होता बहुत सारी फोर्सेस का। वेक्टर्स में एडिशन हम दो का करते हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए 4 फोर्सेस लग रही हैं, इन टोटल 4 चार्जेस हैं, तो 3 फोर्सेस लग रही होंगी अगर 4 चार्जेस टोटल हुए तो इन दैट केस हमारा ये एक्सप्रेशन इतना ही होगा। अब ये F0 का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? पहले आपने इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, किन्हीं भी दो का निकालना है। फिर इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट आएगा, मान लो ये 1 2 आ गया, तो फिर आपने उसका रिजल्टेंट इसके साथ निकालना है, वो आपके पास आएगा F0 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, हम इसमें ज्यादा नहीं उलझेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चंस की बात करते हैं। ठीक है, बट आपको ये स्टेटमेंट लिखना तो लिख सकते हैं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प से हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं अमंग मल्टीपल चार्जेस, एंड जब भी फोर्स फाइंड करनी होगी we take vector sum of all the forces, vector sum of all the forces acting on it. ठीक है, स्टेटमेंट आपको ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। इनफैक्ट मान लो बेटा हमारे पास 3 पार्टिकल्स हैं, and each particle is having a charge of, चलो we'll keep the thing simple and सभी चार्जेस को हम प्लस Q ले लेते हैं फर्स्ट टाइम। we take this as Q1, Q2 and Q3. we have 3 particles and Q1, Q2, Q3 तीनों बराबर है। तो बताओ F1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा? ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की हर एक साइड जो है दैट इज A. ईच साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज A. Q1 की अगर हम बात करें, इस Q1 को Q2 जो है वो रिपेल करेगा। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ दैट रिपल्शन, जिसे बोलेंगे F12। ये Q3 जो है ये भी इस Q1 को रिपेल करेगा। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ F13। तो ये एंगल तो 60 है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ऑब्वियसली दिस एंगल विल आल्सो बी 60। तो F12 और F13 का अगर आप मैग्नीट्यूड फाइंड करो, सिंस चार्जेस एक जैसे हैं, तो F13 और F12 का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट वुड बी इक्वल टू K Q² बाय A²। दोनों का Q1 Q2 बाय A², Q1 Q3 बाय A²। Q1 और Q2 तो बराबर है। और जो एंगल है, द एंगल बिटवीन F12 and F13 is 60 डिग्री। एंगल 60 डिग्री है और मैग्नीट्यूड बराबर है। अगर तो आपको रिजल्टेंट फाइंड करना है, फॉर्मूला याद नहीं रहता, आपके पास रिजल्टेंट का ये एक्सप्रेशन रहेगा, K
क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी cos 60, और cos 60 भी 1/2 होता है, so that will cancelled out with this 2 and this, cos 60 will be out, so that way आपके पास जो f1 होगा वो बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3k q square by a square and then the whole square. The answer would be k q square by a square root 3. आपको ये ऐसे भी पता होना चाहिए, ऐसे भी आपने पढ़ा हुआ है कि अगर a और b का मैग्नीट्यूड बराबर हो तो रिजल्टेंट होता है 2a cos थीटा बाय 2, याद है? तो जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे तब भी आपके पास क्या आता था, इफ थीटा इज 60 डिग्री तो r आता था a रूट 3, so you can use that shortcut directly also. बट इसी क्वेश्चन को दोबारा से कर लीजिए, देखो कि अगर ये वाला चार्ज नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, से दिस इज Q1 Q2 Q3, मैग्नीट्यूड सबका बराबर है लेकिन Q3 जो है दैट इज ऑफ अपोजिट पोलैरिटी -Q. अब बताओ Q1 पे जो फोर्स होगी वो कितनी होगी, F1 ही पता करना है. ये जो पॉजिटिव है ये इसे रिपेल करेगा, दिस विल बी F12, बट ये नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, दिस विल बी F13 एंड दिस एंगल विल बी 120 नाउ. सो डायरेक्शन तो चेंज हो गई रिजल्टेंट की, मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा क्योंकि एंगल 120 हो गया, आल्दो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है. सो F12 और F3 का मैग्नीट्यूड सेम ही है, दैट इज k q स्क्वायर बाय a स्क्वायर, बट थीटा इन दिस केस इज 120. तो अगर आपने F1 का मैग्नीट्यूड निकालना है अभी डायरेक्ट कर दो, 2 दोनों में से कोई भी लिख लो इंटू cos ऑफ 120 by 2. So F1 will be equal to 2 k q square by a square into cos 60. ठीक है, cos 60 सॉरी, एंड देन cos 60 और ये 2 खत्म, तो ये आंसर विल बी k q square by a square. ठीक है, सपोज करो हमारे पास 4 चार्जेस हैं and these 4 charges are placed at the 4 corners of a square. All the charges are positive, सब पॉजिटिव चार्जेस हैं ऑफ सेम मैग्नीट्यूड. मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ, सेम मैग्नीट्यूड से थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, अदरवाइज डिफरेंट हो सकता है. ठीक है, नेम देम एज 1 2 3 एंड 4. तो बताओ जो Q3 होगा उसके ऊपर टोटल कितनी फोर्स होगी, कैलकुलेट द टोटल फोर्स, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q3.
इसके बाद एक और क्वेश्चन है, वी हैव ए रेगुलर हेक्सागन, दोनों करना, और इस हेक्सागन के, रेगुलर हेक्सागन का मतलब ईच साइड इज ए, 5 कॉर्नर्स पे चार्जेस पड़े हुए हैं क्यू ईच, और सेंटर पे एक चार्ज पड़ा है दैट इज माइनस क्यू। तो इस माइनस क्यू के ऊपर जो फोर्स होगी वो भी कैलकुलेट करो। दोनों क्वेश्चंस करने हैं अभी बेटा। अगर Q3 के ऊपर फोर्स पता करनी है, Q3 के ऊपर Q1 की जो फोर्स लगेगी वो ये होगी, इसे बोल देना F31, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। 2 के कारण जो फोर्स होगी वो ये होगी, दिस विल बी F32। 4 के कारण जो होगी वो ये होगी F34। 3 फोर्सेस है। अब 3 में से ये जो 3-4 एंड 3-2 है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट F डैश होगा वो सेंटर में होगा, क्योंकि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो बराबर ही आएगा। सेंटर में होगा रिजल्टेंट, तो आपकी जो नेट फोर्स आएगी ना वो होगी F डैश प्लस F31। F डैश क्या है बेसिकली, सिंस इन दोनों का रिजल्टेंट है, और जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो रिजल्टेंट क्या आएगा, a² प्लस b²। शॉर्टकट नहीं लगाया, नहीं तो सीधा लिख सकते थे √2 करके, प्लस F31, दिस विल बी द रिजल्ट। अब ये F32 और F34, 32 एंड F34 ये है, दोनों मैग्नीट्यूड बराबर है। कितना है, KQ²/A², 2 बार आएगा इसलिए ट्वाइस ऑफ KQ²/A², प्लस F31। व्हाट इज F31, देखो ये जो डिस्टेंस है दिस इज a√2, डायगोनल है, सो इट वुड बी KQ² डिवाइडेड बाय a√2²। ठीक है, तो दैट वे हमारा ये आएगा रिजल्ट KQ²/A² प्लस KQ²/2A²। अब इस रिजल्ट को आप अपने रिक्वायरमेंट, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, या जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनके हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। KQ² कॉमन ले लिया, √2 × 1/2, √2 प्लस 1/2। और अगर आपको यहां देखना है Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, मैंने बोला ये एक रेगुलर हेक्सागन है, ईच साइड इज A, तो जो सेंटर होगा ना बेसिकली सेंटर भी A डिस्टेंस पे ही होता है। रेगुलर हेक्सागन में अगर आप ये ज्वाइन करोगे ना हर एक कॉर्नर को विद द सेंटर, यू विल हैव ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ठीक है, देखो सिमेट्री, हर बार आपको ना कैलकुलेशंस नहीं करनी है। Q1 का जितना डिस्टेंस है इस -Q6 से, उतना ही डिस्टेंस Q4 का भी है, तो जितनी फोर्स के साथ Q1 अट्रैक्ट करेगा उतनी फोर्स के साथ Q4 अट्रैक्ट करेगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और वैसे ही जितनी फोर्स के साथ ये अट्रैक्ट करेगा Q2, उतनी फोर्स के साथ Q5 अट्रैक्ट करेगा। यहाँ चार्ज है ही नहीं, तो इसका मतलब इसकी अट्रैक्शन को बैलेंस करने वाला कोई नहीं है, तो जो इसकी अट्रैक्शन है ना वही नेट फोर्स है। सो यू विल हैव सिंपली F इक्वल्स टू K Q × Q है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड Q डिवाइडेड बाय A²। आंसर खत्म। समझ में आया? दोबारा बताऊं, एक और देता हूं। ये एक स्क्वायर है और इसके यहां एक चार्ज है Q, यहां एक चार्ज है -Q, यहां एक चार्ज है +2Q, और यहां एक चार्ज है -2Q। ठीक है, जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव भी है। यहाँ सेंटर में एक पार्टिकल है कोई भी, उसके ऊपर जो फोर्स होगी
या नहीं होगी? अगर फोर्स नहीं होगी तो बोलेंगे रिजल्टेंट 0 है। क्वेश्चन ये नहीं है कि फोर्स फाइंड करो, वो भी कर सकते हैं हम। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि सेंटर पे अगर कोई पार्टिकल है उस पे जो फोर्स होगी वो इस स्क्वायर की कौन सी साइड के पैरेलल होगी, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अभी तक हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे ना, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज, चार्ज गिवन नहीं है, आप लिख सकते हो Q0 प्लेस्ड एट द सेंटर of the square is direction of force acting on a charge Q0 placed at the center of square is, देखो बेटा A पे जो चार्ज है ये इसे रिपेल करेगा। लेट मी से दिस इज FA, C भी है ना, C पे जो चार्ज है वो भी इसको रिपेल करेगा और इस रिपल्शन को मैं इधर लेके बोल देता हूं ये है FC, ठीक है। B पे जो चार्ज है वो अट्रैक्ट करेगा और वो जो अट्रैक्शन है B की तरफ होगी तो उस अट्रैक्शन को बोल देता हूं FB, और C पे जो चार्ज है वो भी अट्रैक्ट करेगा क्योंकि Q0 लिया हमने, पॉजिटिव ले लो आप, अगर पॉजिटिव होगा तो उसके लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये होगा FD, दिस इज FD। तो इस हिसाब से अगर हम देखें, अब ये FA और FC जो है दे विल नॉट कैंसल आउट, व्हाई? क्योंकि इसकी रिपल्शन कम और उसकी रिपल्शन ज्यादा है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो FC की तरफ होगा। दैट मीन्स FC बड़ा होने की वजह से ये रिजल्टेंट रहेगा, किसका और किसका, इसका और इसका। ऐसे ही FB और FD में से कौन सी बड़ी होगी फोर्स, जो बड़ा चार्ज है, FD बड़ा है, तो इनका रिजल्टेंट होगा इधर। लेट मी से दिस इज FD डैश एंड दिस इज FC डैश, जिनका ज्यादा इफेक्ट था उसी के हिसाब से रखा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो तो ऐसे रहेगा, और इन दोनों का देखो रिजल्टेंट होगा बराबर ही क्योंकि चार्जेस का डिफरेंस सेम ही है। चलो, तो उसके हिसाब से आप बोलोगे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ F, सो इट विल बी पैरेलल टू द साइड BA या CD बोल सकते हो, ऐसे होगी फोर्स की डायरेक्शन। फोर्स होगी कितनी, इन दोनों के बीच में कितनी फोर्स है, लेट मी से ये डिस्टेंस x है, ठीक है। हम x को एक्सप्रेस कर लेंगे बाद में इन टर्म्स ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। ये डिस्टेंस अगर x है तो मतलब हम डायगोनल ले रहे हैं 2x, आप डायगोनल को एक्सप्रेस कर सकते हो, जस्ट कीप द थिंग सिंपल एंड इसको x ले लें। तो इन दोनों के बीच में जो रिपल्शन होगी वो होगी K Q into Q0 divided by x square. This is the magnitude of FA. What is magnitude of FC? K 2Q into Q0 divided by x square. तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा जिसे हमने F डैश बोला, FC बोला, FC डैश, वो होगा FC minus FA, and that will be equal to K Q into Q0 divided by x square. In the similar way, what is FB? Magnitude of FB is K Q into Q0 by x square. और FD का भी मैग्नीट्यूड इतना ही होगा K into Q into 2Q divided by Q0 into 2Q divided by x square. So in what is F dash FD dash now? फिर से वही आ जाएगा, राइट? तो फाइनली एक फोर्स इस डायगोनल के अक्रॉस है, दूसरी दोनों ऐसे दूसरे डायगोनल के अक्रॉस। किसी भी स्क्वायर के दोनों डायगोनल्स हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों फोर्सेस बराबर हैं, इसलिए
आपका जो रिजल्ट आएगा, याद करो वही फॉर्मूला, 2a cos थीटा बाय 2 इज इक्वल टू a√2। कब? इफ थीटा इज 90। तो यहाँ 90 है कि नहीं है ये? तो आपको अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, यू राइट, कोई भी लिख लो, k इंटू Q0 बाय एक्स स्क्वायर रूट 2। द ओनली थिंग इज हमें x नहीं दिया था, हमें दिया हुआ है स्क्वायर की साइड। तो हम लिख सकते हैं ना, एक साइड हो गई a, दूसरी साइड हो गई b, वो भी a स्क्वायर इक्वल टू 2x का होल स्क्वायर। बिकॉज हमने सेंटर से डिस्टेंस x लेके कैलकुलेशन की है, तो टोटल जो डायगोनल है वो इसका मतलब 2x होगा। So can we write 2a square is equal to 4x square? So can we write x equal to a by root 2? चेक कर लो, x equal to a by root 2 है, तो यहाँ पर आप x स्क्वायर की जगह लिख सकते हो k q इंटू Q0 बाय एक्स स्क्वायर की जगह a स्क्वायर बाय 2 इंटू रूट 2। तो आपका आंसर बनेगा k q Q0 बाय a स्क्वायर इंटू 2√2। चेक कर लीजिए, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क।